हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। अगर आप सीटेट पेपर 2 साइंस और मैथ बैकग्राउंड से तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज हम साइंस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। अगर आप जब भी पेपर सॉल्व करते हैं तो सीटीपी के आपको कई सारे टैग वर्ड्स मिल जाते हैं। ऐसे ही हिंदी पेडागोजी के कई सारे टैग वर्ड्स मिल जाते हैं और इंग्लिश पेडागोजी के भी कई सारे टैग वर्ड्स मिल जाते हैं। लेकिन साइंस के भी क्या पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स होते हैं? तो बिल्कुल, आज हम उन्हीं महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको साइंस पेडागोजी वाला पोर्शन हल करने में, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ते हैं तो आपको एक अच्छी अप्रोच मिल जाएगी, एक आपको बेस्ट अप्रोच मिल जाएगी आपको साइंस के पेडागोजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये टैग वर्ड्स क्या करते हैं? टैग वर्ड्स का काम क्या होता है? टैग वर्ड्स हम पढ़ते क्यों हैं? ये टैग वर्ड्स जो होते हैं ना, ये ऑप्शन एलिमिनेशन का काम करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन से मतलब क्या समझते हैं कि जैसे हमको कुछ टैग वर्ड्स पता होता है ना कि ये पॉजिटिव होता है, अगर ये आ रहा मतलब ये तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ एक हमको टैग वर्ड्स पता होते हैं तो हम उनको हटा के फिर हम एक दो ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं और उससे हम करेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं। तो ये क्या करता है? ऑप्शन एलिमिनेशन में मदद करता है। और अगर आपके साइंस वाले पोर्शन की बात करें सीटेट पेपर 2 में, तो 30 नंबर की आपकी साइंस आती है। अब 30 नंबर में भी 20 नंबर का क्या रहता है? आपका कंटेंट वाला पोर्शन रहता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो 10 नंबर का पोर्शन रहता है, ये कैसा रहता है? पेडागोजी सेक्शन रहता है। पेडागोजी जो शैक्षणिक मुद्दे हैं, इससे आप समझते क्या हैं? पेडागोजी का मतलब होता है कि आप किसी कंटेंट को, या अगर हम साइंस की पेडागोजी की बात करें तो जो साइंस का कंटेंट है, आप उसको कैसे डिलीवर करते हैं, किस तरह प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है? प्रस्तुति के दिखाता है। जो आपके शैक्षणिक मुद्दे हैं, आप उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे डिलीवर्ड करते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं, ये सब क्या कहलाता है? पेडागोजी कहलाता है। और टैग वर्ड से अगर आप ये टैग वर्ड्स पढ़ लेते हैं ना, तो टैग वर्ड से आप 10 में से लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके शैक्षणिक थ्योरेटिकल पोर्शन से होते हैं, शैक्षणिक मुद्दे से। लेकिन टैग वर्ड्स की अगर बात की जाए तो ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि 3 से 5 क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ टैग वर्ड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो साइंस से हैं, तो साइंस से कुछ रिलेटेड हम यहाँ पे टैग वर्ड की बात करते हैं। पहला टैग वर्ड है टेंटेटिव या अस्थाई। अस्थाई मतलब क्या समझते हैं कि जो साइंस होता है ना, साइंस कैसा होता है? अस्थाई होता है, टेंटेटिव होता है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर हम कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं ना, कोई भी थ्योरम पढ़ते हैं, कोई भी लॉ पढ़ते हैं, इसका कभी भी इसका ड्रॉबैक सही किया जा सकता है, इसका कभी भी एक ऑल्टरनेटिव आ सकता है, यानी इसको कभी भी भविष्य में सुधारा जा सकता है। इसीलिए जो हम लॉ पढ़ लिए, जरूरी नहीं कि वो फिक्स हो, वही सही हो जाए, इसको कभी भी सुधारा जा सकता है, इसका कभी भी ऑल्टरनेटिव आ सकता है। इसलिए जो साइंस होता है ना, उस कैसे नेचर का होता है? टेंटेटिव नेचर का होता है, अस्थायी नेचर का होता है। ये साइंस के नेचर के बारे में, यानी प्रकृति के बारे में बात करता है। और ये जो टेंटेटिव वर्ड है ना, ये एक प्रकार का पॉजिटिव वर्ड है। अगर आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, पूछता है इनमें से कौन सी साइंस की प्रकृति है, तो टेंटेटिव दिया है तब तो आपको इसको क्लिक कर देना है। दूसरा, कौन सी प्रकृति नहीं है, अगर ये पूछता है तो आपको इसको क्लिक नहीं करना कि टेंटेटिव दे दिया, आपको समझ में नहीं आया, आपने इसको ही क्लिक कर दिया ना। टेंटेटिव कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। ये बताता है कि जो साइंस होती है वो अस्थायी होती है, कभी भी इसके थ्योरम लॉ कभी एकदम फिक्स नहीं होते, उसमें कभी भी सुधार हो सकता है भविष्य में। दूसरा क्या है? दूसरा है संदेहवाद। जो विज्ञान है, साइंस है ना, ये हमेशा डाउट को प्रमोट करता है, यानी संदेहवाद को बढ़ावा देता है। अब डाउट को कैसे प्रमोट करता है? मान लीजिए आप कुछ भी पढ़ रहे हैं साइंस में, कुछ भी पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़ा और अगर आपके मन में डाउट नहीं आया, मतलब आप क्या कर रहे हैं? उसको रट रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो साइंस क्या कहती है कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस में आपको डाउट आना जरूरी है। ये संदेहवाद को क्या करती है? प्रमोट करती है। यानी साइंस में हर चीज़ का क्या होता है? प्रूफ होता है। क्या होता है? प्रूफ होता है। और अगर प्रूफ नहीं है तो आपके मन में डाउट आना चाहिए, और डाउट आके उसके प्रूफ को लाने की कोशिश करना चाहिए। यानी साइंस हमेशा डाउट को प्रमोट करती है, संदेह को प्रमोट करती है। जैसे मान लीजिए एप्पल गिरा था ना, तो एप्पल जमीन की तरफ ही क्यों गिरा? ये डाउट है ना, और जहाँ पे डाउट है वहाँ पे क्या है? साइंस है। तो साइंस हमेशा क्या करती है? डाउट को प्रमोट करती है। कि कोई भी चीज़ आप पढ़िए ना, तो उसमें डाउट जरूर रखिए, उसमें ये सोचिए कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है। तो अगर कहीं पे डाउट वाला पोर्शन आ रहा,
संदेहवाद वाला वर्ड आ रहा है तो वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, ये साइंस का एक कीवर्ड माना जाएगा। ठीक है, अगला टैग वर्ड क्या है, स्टैटिक या फैक्ट बेस। मान लीजिए कभी आ जाता है प्रश्न में कि जो साइंस है हमेशा स्टैटिक होती है या फैक्ट बेस होती है, तो क्या ये करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। जो साइंस है ना वो हमेशा डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है, अस्थायी होती है, ये कभी भी फैक्ट बेस नहीं होती है। तो अगर कहीं भी ये आ जाए ना कि ये चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, साइंस पेडागोजी की बात कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की नहीं, तो अगर कोई भी चीज़ आ जाए कि ये फिक्स है, स्टैटिक है, फैक्ट बेस है, तो आपको वो ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा कि भाई, क्योंकि साइंस क्या होती है, अस्थायी होती है, चेंजेबल होती है, डायनेमिक होती है, स्टैटिक या फैक्ट बेस कभी भी नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फैक्ट बेस, ये इसका नेगेटिव टर्म हो जाएगा। और आ जाता है कि साइंस किसके लिए सत्य है, ट्रू टू, यानी साइंस किसके लिए सत्य है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि जैसे चाइल्ड है, दूसरा आ गया साइंस, खुद साइंस आ गया, ठीक है, तो साइंस आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस यानी इन्वायरमेंट, तो साइंस किसके लिए सत्य है, तो फर्स्ट आपका प्रेफरेंस क्या होता है, चाइल्ड, यानी क्योंकि साइंस क्या बोलती है, कोई भी जो पैडागोजी जो शैक्षणिक मुद्दे होते हैं क्या बताता है कि हमको क्या रखना है, एनसीएफ बोलता है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करना है, हमको बच्चे के अकॉर्डिंग काम करना है, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करना है कि बच्चे को कैसे में समझ में आ रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, उसके सोच के अकॉर्डिंग उसको काम करके देना चाहिए, उसको होमवर्क देना चाहिए। तो साइंस क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ये किसके लिए सत्य है, बच्चे के लिए सत्य है। पर एक से ज़्यादा ऑप्शन कभी कभी चूज करने के लिए आ जाता है, तो हम बच्चे के लिए और साइंस के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, साइंस किसके लिए भी सत्य है, इन्वायरमेंट के लिए सत्य है, और चाइल्ड सेंटर्ड के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है। पर अगर ऑप्शन में क्या आ जाए कि टीचर, ठीक है, शिक्षक, तो साइंस कभी भी, ये ऑप्शन आपको टिक नहीं करना। साइंस टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, कोई भी स्टडी है तो कैसे होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, क्योंकि हम टीचर सेंटर्ड अप्रोच को बढ़ावा ना दे के क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच को बढ़ावा देते हैं। बच्चा ही भगवान है, बच्चा ही सब कुछ है। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं फेल होता है, टीचर फेल होता है। आप फेल हो रहे हैं, आपका मेथड फेल हो रहा है, वहाँ पे बच्चे की गलती नहीं दी जाती। हम किसको प्रमोट करते हैं, चाइल्ड सेंटर अप्रोच को प्रमोट करते हैं, टीचर सेंटर अप्रोच को नहीं। इसलिए ये ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, पर टीचर वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन क्या आ जाता है कि जो साइंस होता है वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, डायनेमिक होता है। ये कीवर्ड तो हमको पता ही है कि जो साइंस होता है ना कैसा होता है, कार्य आधारित होता है, मतलब एक्टिविटी वहाँ पे करके लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये क्या है, एक्टिविटी है। साइंस को हम करके देखते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्टिविटी बेस्ड होता है, दूसरा कैसा होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, अवलोकनात्मक होता है। अब ऑब्जर्वेशन या अवलोकनात्मक मतलब क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ हम ना देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको निरीक्षण करते हैं और उसके बाद हम उसके कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो साइंस कैसे एक्टिविटी बेस्ड होता है, जैसे कि मान लीजिए जो आपके सिलेबस में ही है उसी की बात करते हैं, स्टार्च परीक्षण। ठीक है, तो स्टार्च परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, क्या हमको ऐसे ही पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, नहीं, एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, क्रिया करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे कोई भी खाद्य वस्तु है ना, कोई भी खाद्य पदार्थ है, उसको लेते हैं, फिर उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्या डालते हैं, 2 से 3 ड्रॉप उसमें आयोडीन का डालते हैं, क्या डालते हैं, आयोडीन, तनु आयोडीन विलयन को डाला जाता है। अब अगर वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो इसको कैसे पता लगाए, ठीक है, स्टार्च का प्रेजेंस है ये कैसे पता लगाए, तो ये लगाए एक्टिविटी करके। ठीक है, एक्टिविटी करके, क्रिया करके पता लगाए, और फिर ऑब्जर्व किए कि ये नीला काला हो रहा, फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन करके ये पता लगाया कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो साइंस हमेशा कैसी होती है, एक्टिविटी बेस्ड होती है, डायनेमिक होती है। ये देखिए, ये ऑब्जर्वेशन मेथड का बेस्ट एग्जांपल है। जैसे अब देखिए, फ्लावर तो हमने पढ़ लिया कि इसमें सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये ऐसे जुड़े होता है, स्टेमन होता है, फिलामेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ तो लिया। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, देखेंगे, कोई भी फ्लावर लेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये जो बाहर वाला पार्ट है, ग्रीन वाला सेपल्स है, जो ये पंखुड़ी हैं ये क्या है, पेटल्स है, स्टेमन है, ओवरी है, एंथर है, फिलामेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमको कैसे पता पड़ेंगी, ऑब्जर्व करके पता कर पाएंगे हम, है ना। इसीलिए जो साइंस होती है कैसी होती है, ऑब्जर्वेशनल होती है।
अब देखिए कुछ असेसमेंट के कीवर्ड हैं, आकलन के कीवर्ड हैं, जैसे कॉन्सेप्ट मैप बनाना और एनेक्डोटल रिपोर्ट बनाना, पोर्टफोलियो बनाना। तो कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है कि बच्चे के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना। जैसे कि आपने मान लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल ही पढ़ाया, ठीक है, धातु और अधातु के बारे में पढ़ाया। अब बच्चे से आप पूछेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल से आपने क्या समझा, तो बच्चे क्या करेगा, इसको कनेक्ट करेगा कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा कि अच्छा ये मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट मैप वाला मेथड होता है, इससे क्या होता है, बच्चे के लर्निंग गैप का पता चलता है। क्या पता चलता है, जो लर्निंग गैप है, बच्चा कहाँ पे अटक रहा है, कैसे ये अपना बिल्डअप कर रहा है कॉन्सेप्ट को, इसके बारे में पता चलता है। यानी बच्चे को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये किससे पता चलता है, कॉन्सेप्ट मैप से पता चलता है। जो अपने दिमाग में जो कहानी गढ़ता है ना, जो कहानी एक बनाता है, उससे ये पता चलता है कि अगर उसने सही कहानी बना ली, मतलब उसके दिमाग में बैठ गया, जो हमने पढ़ाया है वो उसको समझ में आ गया, इसलिए उससे उसने अच्छी कहानी बना ली। लेकिन अगर उसने कहीं पे भी अगर वो गलत कर रहा है ना, तो इससे ये पता चलता है कि मतलब जो भी हमने बताया ना, उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली इस बच्चे को नहीं पता चल पाया। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है, बच्चे को एक एग्जैक्ट आइडिया देना, कॉन्सेप्ट देना। एक होता है एनेक्डोटल रिपोर्ट। एनेक्डोटल रिपोर्ट क्या होती है, किसी पर्टिकुलर इवेंट का, जैसे आपने ये टॉपिक पढ़ाया ना, इसकी एक रिपोर्ट बनाइए, तो इसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिपोर्ट बोला जाता है। और पोर्टफोलियो क्या होता है, ये बच्चे का सिस्टमेटिक, एक पूरा सिस्टमेटिक रिपोर्ट होता है, जिससे बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है कि बच्चे की प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही है। ये हर एक साल, साल भर, साल दर साल चलती रहती है कि बच्चा जब इस क्लास में था तो कैसा था, उसकी प्रोग्रेस कैसी थी, फिर जब ये आगे बढ़ा तो उस टाइम पे इसकी इसमें क्या प्रोग्रेस हुई, या फिर कुछ कमी आई। तो ये सब किससे पता चलता है, पोर्टफोलियो से पता चलता है, जो कि एक सिस्टमैटिक रिपोर्ट होती है। हालांकि देखिए, जो एनसीएफ 2005 है ना, इससे प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इससे पक्का है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि साइंस जब भी पढ़ाओ बच्चे को, जब भी साइंस पढ़ाओ बच्चे को, तो हमेशा उसके लाइफ से जोड़ के पढ़ाओ, है ना। ऐसे साइंस पढ़ाओ जो कि उसके रोजमर्रा जिंदगी में यूज आती हो। जैसे आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही पढ़ाया, फूड टॉपिक ही पढ़ाया, जो आपके सिलेबस में गिवन है, फूड टॉपिक ही पढ़ाया, तो आपने क्या पढ़ाया, प्रोटीन पढ़ाया, ठीक है। अब प्रोटीन को आपने बताया कि प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होती है, दाल में। अब दाल तो बच्चा रोज खाता है ना, तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा जो हम दाल खा रहे हैं ना, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ाया, बताया कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है। तो ऐसे जो साइंस पढ़ाइए, ऐसी डेली लाइफ से, रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ के पढ़ाइए, जो कि बच्चे जिसको रोज जिए, अगर वो उसको रोज जिएंगे, रोज उसको यूज करेंगे, तो उनको क्या होगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो एनसीएफ हमेशा ये इसको किसको प्रमोट करता है कि ऐसा कनेक्ट करके आप साइंस को पढ़ाइए जो कि उसके डेली लाइफ से जुड़ा हो, ठीक है। बाकी क्या करना है, बच्चे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को प्रमोट करना है, बच्चे को क्यूरियस बनाना है, जिज्ञासु बनाना है, ताकि वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉन्सेप्ट को बना सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आप इन की वर्ड्स को ध्यान में रख के जाते हैं ना, तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन लगभग, अब बिल्कुल मैं इम्पॉसिबल वाली चीज़ें नहीं बोलूँगी कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, पर इन टैग वर्ड के जरिए आपके 3 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि बिल्कुल क्या होगा, 3 से 5 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, टैग वर्ड्स आपका काम क्या करता है, ये नहीं कि टैग वर्ड्स ही एग्जैक्ट यही टैग वर्ड्स आ जाएंगे, पर आपको पता है कि कौन सा साइंस में पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। अगर ये आता है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपको कुछ टैग वर्ड्स भी पता रहेंगे ना कि ये पॉजिटिव टर्म को डिफाइन करते हैं, या साइंस कैसी अप्रोच लेके चलती है, तो आपके क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकेंगे। और अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए ना टैग वर्ड्स के जरिए, तब क्या होगा, आपको 2 में ही सेलेक्ट करना रहेगा, तो जिससे आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने की संभावना क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल कुछ और महत्वपूर्ण, जैसे हिंदी पैडागोजी और इंग्लिश पैडागोजी के महत्वपूर्ण टैग वर्ड्स के साथ, जो कि आपके एग्जाम पे बहुत आपके एग्जाम के लिए बहुत इफेक्टिव रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।